वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वायरोपीडिया। तो कैसे हैं आप लोग? और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी जा रही होगी। अब आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, लगभग 3 दिन का टाइम और आपके पास बचा हुआ है। और इस बीच में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। टाइम कम है, कवर ज़्यादा करना है, तो मुझे भी टाइम कम मिलता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आप सब लोगों के साथ अब शेयर करने वाला हूँ। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये ना सिर्फ आपके इन्वायरमेंट असिस्टेंट ऑफिसर एग्ज़ाम को लेकर के, बाकी आपकी जो भी अदर एग्ज़ाम है, किसी भी पीएसयू से रिलेटेड हो, आपके पीसीबी से रिलेटेड हो, स्टेट पीसीबी से रिलेटेड हो, ये टॉपिक्स आपको बार बार डील करने होंगे। इन टॉपिक से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके आने ही आने हैं। तो आज हम बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ इसमें हिस्ट्री से होगा, करंट अफेयर्स भी कुछ होंगे, और कुछ इंटरनेशनल लॉ फ्रेमवर्क जो हमारा है उससे रिलेटेड ये टॉपिक्स मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जब हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि कन्वेंशंस की हमने काफ़ी बात की होगी कि कन्वेंशंस को लेकर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात की होगी। और जैसे कि यूएनएफसीसी, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस on Convention on Climate Change UNFCCC, CBD Convention on Biodiversity UNCCD, United Convention on Combat Against Desertification, है ना। तो ये कन्वेंशन है। इनका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। कन्वेंशन क्या होते हैं? लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, है ना, इस्टेब्लिशिंग ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटोकॉल की। अगेन प्रोटोकॉल भी जो है वो लीगली बाइंडिंग होता है। सिमिलरली एग्रीमेंट, agreement is a negotiated international arrangement. It may be legally binding and may not be legally binding. ये दोनों तरीके से हो सकता है। अमेंडमेंट जो है, कोई भी अगर हम चेंज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी प्रोटोकॉल में, ट्रीटी में, तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट बेसिकली हिंदी में हम कहें तो चेंज करना, किसी चीज को बदलना। नेक्स्ट है अकॉर्ड, अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंड और नेगोशिएटेड आउटकम। और ये लीगल ऑफन नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो ये कुछ टर्म है। अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट की हमने बात की है। और अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो कीगाली अमेंडमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोहा अमेंडमेंट, कीगाली अमेंडमेंट आगे हम देखेंगे अपने लेक्चर में साथ में। और प्रोटोकॉल्स की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल हमारा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये टर्म्स आपने ऑलरेडी सुने भी होंगे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट जो है, जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कॉप, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, तो एक 1972 की हम बात करते हैं। 1972, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है, उसका नाम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ 1972, ये फर्स्ट टाइम था कि जब हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो इकोलॉजी है, जो उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको लेकर के वर्ल्ड लेवल पे हमने बात की, ग्लोबल लेवल पर हमने बात की। और हमने कुछ टारगेट्स डिसाइड किए, कुछ हमने टारगेट्स लिए कि जिनसे हम इनके रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है, ओवर यूटिलाइजेशन है, उनको हम कंट्रोल कर सकें, उनको हम एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में यूज कर सकें। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी जो आया, उसके पीछे भी कई सारे रीजंस थे। हमारा जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 1800 के आसपास में, तो उसमें उसके बाद कई सारी जगह रिसोर्सेज का काफ़ी यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन होने लगा। और कुछ कुछ जगह पे हमने ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ बड़े इवेंट्स देखे जो कि इन्वायरमेंट को काफ़ी डिग्रेड करने वाले थे। इनमें से एक 1952 का बड़ा फेमस इवेंट है, लंदन स्मॉग। फेमस लंदन स्मॉग, जिसमें जब हम कोल को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल यूज कर रहे थे, तो उस टाइम पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है,
ये काफ़ी अधिक मात्रा में हमारे कोल के यूज़ से निकल रही थी, और जिस कारण से फेमस लंदन स्मॉग का जो इंसिडेंट हुआ, डिज़ास्टर हुआ, ये 1952 में लंदन में हुआ, और जिसमें कि लगभग एज रिपोर्टेड कि लगभग 4 से 5,000 लोगों की डेथ रिपोर्ट की गई। और इसके अलावा भी आइवरी कैनाल हो, आपके लव कैनाल, सॉरी, ये काफ़ी सारे इवेंट्स जो आपके हुए, इनको लेकर के काफ़ी लोग चिंतित थे कि कैसे हम इन्वायरमेंट में ये जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण, तो इनको लेकर के एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के ठीक 5 जून को 1973 में हमने अपना पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया। तो 5 जून 1973 में हमने अपना पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो कैसे गवर्न होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम इसमें बात करते हैं, तो हमारी जो एपेक्स बॉडी यूनाइटेड नेशंस जो है, 1992 में हमारे एक अर्थ समिट हुई, रियो अर्थ समिट, और जिससे निकल के हमारा आउटकम रहा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत हमारा सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर्मुलेशन में आई। ये हमारे कुछ फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स भी थे, और इनके कुछ सब्सिडरीज बॉडीज भी थे। हमारे लिए जो अभी मेन फोकस का पार्ट है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ, अभी जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, हम 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करें जो हेल्ड हुई, वो ब्राज़ील में हेल्ड की गई। और भी नेक्स्ट इस साल जो आपकी 31st सीओपी होगी, वो आपकी की जाएगी टर्की में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था, ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल 1999, लीगली बाइंडिंग टारगेट फॉर डेवलप कंट्रीज। और आपका पेरिस एग्रीमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है और जो टेम्परेचर हमारा अर्थ का राइज हो रहा है, उसको हमें लिमिट करना है। और 2 डिग्री सेल्सियस से हमें ज़्यादा, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, उससे हमें ज़्यादा राइज नहीं होना देना है, हमें इसको लिमिट करना है टू 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये हमारा पेरिस एग्रीमेंट कहता है। इस चार्ट में हम आगे देखते हैं कि कन्वेंशन ट्रीटीज, ये मैंने इसको ही समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशन से जो हमारा यूएनएफसीसी आया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद साथ में हमारा था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, और ये हमारा वियना कन्वेंशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे वियना कन्वेंशन है जो हमारे ओजोन लेयर प्रोटेक्शन को लेकर के आया था, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे हमारा बेसल कन्वेंशन भी था, जो हमारा हजार्डस वेस्ट को लेकर के था। और आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन, ये आपके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट, इन सब को लेकर के और आपके थे ये। तो ये सब काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने यहाँ समराइज किया हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। हम बेसिकली आज फोकस करते हैं यहाँ पे वियना कन्वेंशन, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के बारे में। उसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आप सबसे। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन कन्वेंशन, तो यूनाइटेड नेशंस ने जो हमारे वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985 में ये फ्रेमवर्क आया। इसमें मीटिंग ऑफ द पार्टीज जो होती है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके बाद रहा हमारा सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो ओजोन से हम बात करते हैं तो O3 जो हमारा है, इसके बारे में हम थोड़े बैकग्राउंड की बात करते हैं। O3 जो हमारा है ओजोन, ये हमें हार्मफुल यूवी रेज जो हमारे आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। और अभी जो क्राइसिस हम इस टाइम फेस कर रहे हैं वो है O3 का जो लेयर है उसके डिप्लीशन का। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है, सबसे पहले हमने साइट किया था अंटार्कटिका के ऊपर। और इसकी
जो थिकनेस है वो हम मेजर करते हैं डीबी डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉप्सन यूनिट में इसको हम मेजर करते हैं। और एक हमारी जो ओजोन लेयर की एवरेज थिकनेस जो होती है, एवरेज थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये जो होती है लगभग 300 डीबी डॉप्सन यूनिट के इक्विवेलेंट होती है। और 300 डॉप्सन यूनिट अगर हम इसको कन्वर्जन करते हैं मीटर में तो ये लगभग 3 mm, यानी आपका 1 सेंटीमीटर का भी 1/3 ऑफ अ सेंटीमीटर लग से भी कम, 1/3 ऑफ 1 सेंटीमीटर से भी कम आपकी जो थिकनेस है ये हमारी इसकी होती है। और अगर हम ओजोन होल की जो बात करते हैं तो ये जब हमारी जो थिकनेस है वो बिलो 220 डॉप्सन यूनिट चली जाती है तो हम इस चीज को कहते हैं कि ओजोन होल इज डेवलपिंग ओवर द ओजोन लेयर। तो ये इतनी थिन लेयर होने के बाद भी हमें हार्मफुल जो यूवी रेज हैं उनसे काफी प्रोटेक्ट करती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके काफी बन सकते हैं ओजोन से। अब हम आगे ओजोन में डिस्कस करते हैं। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ, एक फ्रेमवर्क पूरा एस्टेब्लिश किया गया और इसमें टारगेट्स हमने डिसाइड किए। कोई मैंडेटरी टारगेट नहीं थे बट हमने अल्टीमेटली प्रॉब्लम समझ में आ गई थी ओजोन लेयर की और ओजोन लेयर को हमें रिड्यूस करना है। तो ये हमारा इस फ्रेमवर्क में पूरा डिसाइड किया गया। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है ये 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, लीगली बाइंडिंग कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि CFC 1987 में जो हम CFC को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते थे, कूलिंग गैस एज ए यूज करते थे हम CFC को। और इसमें जो पोटेंशियल है वो था ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरीन जो था उसमें पोटेंशियल था ओजोन के साथ मिक्स होकर के ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने का, उसको थिन कर देता था। तो इसको रिप्लेस करने के लिए एज अ रेफ्रिजरेंट, बड़ी मजेदार बात है ये कि हम HFC को हमने इंट्रोड्यूस किया। HFC CFC को रिप्लेस करने के लिए हमने HFC को इंट्रोड्यूस किया। बट HFC भी लेटर हम देखते हैं कि रिसर्च जब होती है कि HFC भी हाई पोटेंट है HFC के अंदर हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने का। तो बाद में फिर हमने HFC को भी रिड्यूस डाउन करने का टारगेट किया एज अ रेफ्रिजरेंट। अच्छा, सी एक और भी क्वेश्चन इससे बन सकता है कि CFC को जब हम मेजर करते हैं, ODP, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, सी आपकी HFC हो, CFC हो, हेलोन्स हो, कोई भी जो गैस है उसको हम किससे मेजर करते हैं? तो इसमें जो होता है वो CFC 11 जो होता है, CFC 11 से हम उसको कंपेयर करते हैं। CFC 11 का जो ODP होता है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, वो होता है 1। तो ये आप इसको याद रखिएगा कि CFC का जो CFC 11 जो है वो उसको एज ए स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं। और इसका ODP जो होता है वो 1 होता है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। तो वियना कन्वेंशन के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिसमें कि हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने की बात की और ये लीगली बाइंडिंग था, जिसमें हमने CFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इनको लेकर के बात की। और इस टाइम पे हम यूज कर रहे थे HFC CFC को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एज अ रेफ्रिजरेंट। बट उसके बाद जो एक और हमारा इंपॉर्टेंट होता है ये है किगाली एग्रीमेंट 2016। इस पे हम बात करते हैं। किगाली एग्रीमेंट कहता है कि HFC जब हमें पोटेंशियली हमने देखा कि ये भी ओजोन को डिप्लीट कर रही है, तो हमने HFC को भी फेज डाउन करने की बात इसमें कही। और क्लाइमेट चेंज माइटिगेशंस, HFCs आर नॉट ODS बट पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है बट पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो हमने
HFCs जो हैं उनको भी रिड्यूस करने के लिए किगाली अमेंडमेंट किया। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो भी मैंने इसमें बताया, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ये चार्ट है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप इनको देख सकें, और क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। सिमिलरली ये चार्ट जो है इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करते टाइम काफ़ी इजी रहे। तो आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, लगभग 4 दिन का टाइम है, और मैं कोशिश करूँगा और एक के बाद एक आपको कंटेंट देता रहूँ ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एनटीपीसी में हमारे क्या बेनिफिट्स हैं जॉब्स के, इन सबको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो आपका अपने चैनल के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करूँगा। तब तक कि आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है इन्वायरोपीडिया को लाइक से और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। ये आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उस सब में हेल्प करेगा। थैंक यू।